अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाउसवाइफ टेल्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए रापुंज़ल की 13वीं किस्त लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अम्मी से कहा था कि हम आ जाएं हॉस्पिटल, तो अम्मी कहती कल आ जाना, कल सर्जरी की डेट दी है डॉक्टर ने, बेबी देखने चलेंगे उनका। जरी पुरजोश थी, कल भी चले जाएंगे बेबी देखने, लेकिन आज नौशी बाजी को तो देखाएं। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत चाह रहा है, नैना ने लजाजत भरे लहजे में कहा। जरी ने सर हिला दिया। अच्छा खाना खा लें, फिर फ़ोन करती हूँ अब्बा को। इसका इसरार देखकर जरी ने भी हामी भर ली। खाना वगैरह खाकर इसने अब्बा को कॉल करके पूछा तो उन्होंने मस्बत जवाब दिया कि तुम लोगों को मिलवा लाता हूँ और तुम्हारी अम्मी को भी ले आएंगे। अब्बा इतने अच्छे हैं, हमारी सारी बातें ही मान लेते हैं। जरी को बड़ी खुशी हुई कि इसके एक बार कहने पर अब्बा ने इसकी बात का मान रख लिया। नैना ने गहरी सांस भरी। मैंने कब कहा कि अच्छे नहीं हैं? और तुम्हारी बातें तो अब्बा अम्मी सभी मान लेते हैं, वो सादा से अंदाज में कह रही थी। जरी बाथरूम में घुस गई। कपड़े बदलकर उसने इत्मीनान से काजल और लाइनर लगाया, लिपस्टिक, होठों की शेप बनाई और ग्लॉस लगाकर हत्तुल इम्कान नेचुरल लुक देने की कोशिश की। तुम खूबसूरत हो और खूबसूरत ही रहोगी बहन, अब चल पड़ो। नैना ने मुंह भी नहीं धोया, बस बाल ठीक किए और दुपट्टा ओढ़कर दीवान पर बैठकर उनका इंतज़ार करने लगी, जबकि वो कमरे से निकल कर ही नहीं दे रही थी। इसीलिए नैना ने उकता कर कहा था। वो फिर भी नहीं निकली। नैना अपनी जगह से उठी और कमरे में उसे देखने की गर्ज से दाखिल हुई। जरी पर नज़र पड़ते ही नागवारी इसके चेहरे पर फैल गई। जरी ने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा था और अपनी तस्वीरें बनाने में मगन थी। हम मरीज़ की अयादत के लिए जा रहे हैं, सयाहत के लिए नहीं जा रहे जरी, उसने मुंह बनाकर टोका। खजालत भरी मुस्कुराहट जरी के चेहरे पर चमकी। इसके बावजूद वो रुकी नहीं थी। उसने 2-3 क्लिक मज़ीद ले लिए। कितनी सेल्फियाँ लेती रहती हो तुम, क्या मिलता है इनसे? जरी हंसी थी। मुझे अच्छा लगता है बस। जरी इतना ही कह सकी। इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? मैं तो ये समझ ही नहीं सकी आज तक। किसको भेजती हो लेने के बाद? नैना ने आम से अंदाज में पूछा। यकदम इसके चेहरे पर नजरें गाड़ती। जरी के चेहरे का रंग बदला था। चंद सेकंड जरी चुप रही। हाँ, बिलावल भुट्टो को भेजती हूँ, बड़ी फरमाइशें करता है कि जरी प्लीज़ कभी तो सेल्फी भेज दिया करो। वो इसकी बात को मजाक में उड़ाकर बोली थी। नैना चंद लम्हे उसकी जानिब देखती रही, जबकि जरी लाताल्लुक सी होकर जूते के स्ट्रैप बांधने लगी। आय हाय नैना, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं किसको भेजूंगी यार? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई मुझे सेल्फी भेजने को कहे। पता नहीं कब मेरी मंगनी होगी, कब मेरा मंगेतर होगा, कब मैं भी सबके सामने उसकी बातें करके शेखियाँ भगारूंगी, उसे अपनी हसीन हसीन सेल्फियाँ भेजूंगी। यार तुम कहो ना अम्मी को कि अब जरी के लिए कोई रिश्ता ढूंढें। वो शरारती लहजे में बोली। हाँ कहूँगी अम्मी को कि अम्मी सलीम से रिश्ता कर दें जरी का। नैना का दिल ही जानता था कि जरी के चेहरे को बगौर देखते हुए इसने ये जुमला कैसे बोला था। तवक्को के ऐन मुताबिक जरी के चेहरे पर नापसंदीदगी और नागवारी के रंग चमकने लगे। और क्या पता अम्मी तुम्हारा रिश्ता सलीम से करने का सोच रही हूँ, जरी बेसाख्तगी में कह गई। क्या? सलीम से मेरा रिश्ता? ये मुमकिन ही नहीं है, अम्मी कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती। वो दोनों कमरे से एक साथ बाहर निकली थी। जरी ने कुछ कहना चाहा, उसे कुछ बताना चाहा कि अब्बा तो ये सोच रहे हैं, फिर इरादा तर्क कर दिया। नैना का कोई भरोसा नहीं कि अभी मुंह बनाकर मिजाज बिगाड़ कर बैठ जाती। जरी के दिल में ये खुदबुद ज़रूर मची थी कि अम्मी और नैना इस बात को नामुमकिनात में क्यों करार देती हैं, जबकि अब्बा इसी नहज पर सोच रहे थे। वो इसके पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगी। इसी दौरान इसके मोबाइल की रिंग बजी थी। उसने देखा अम्मी कॉल कर रही थी। उसने फ़ोन कान से लगाया। जी बस अम्मी निकल रहे हैं हम, अब्बा आ गए हैं। पूछो नौशी बाजी कैसी हैं अब नैना? नैना ने लफ्ज़ अम्मी सुनकर मुड़कर उसे देखा। क्या? अच्छा ठीक है ना, सब ठीक है, मेरा मतलब है ख़तरे वाली बात तो नहीं? जरी ने फ़ोन पर पूछा। नैना के चेहरे का रंग बदला। वो भी 2 स्टेप चढ़कर दोबारा उस तक आई। ठीक है, अल्लाह खैर करे, हम दुआ करते हैं, आप हमें बताइएगा फिर। उसने अधूरा जुमला छोड़ दिया। क्या हुआ है, सब ठीक है ना? नैना का दिल लरसने लगा। अम्मी कह रही हैं नौशी बाजी को भी सर्जरी के लिए ले जा रहे हैं, उनको सांस ठीक नहीं आ रहा, इमरजेंसी में ले गए हैं दोबारा। जरी भी परेशान थी, लेकिन नैना के तो हाथ पाँव ही फूल गए। वो वहीं स्टेप पर ही बैठ गई। 1.5 घंटा वो दोनों ही परेशानी से एक दूसरे का चेहरा देखती रही थी। अब्बा भी वापस दुकान पर चले गए थे। अम्मी अपना मोबाइल नहीं उठा रही थी। वो दोनों इस दौरान दुआ करने के सिवा कर भी क्या सकती थी। फिर इत्तला आ ही गई, नौशी बाजी का इंतकाल हो गया था और डॉक्टर्स बच्चे को भी नहीं बचा सके थे।
मेरा दिल कहता था यही होगा, महर अकेली रह जाएगी। मुझे पता था महर अकेली रह जाएगी। मुझे हमेशा महर में कौनैन, काशिफ, निसार की झलक नज़र आती थी। हमेशा नैना मरने वाली का अफसोस नहीं कर रही थी, बल्कि मरने वाली की बाक़ियात का अफसोस कर रही थी। ज़रीन ने देखा, उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। उसे ज़रा हैरत नहीं हुई। उसने नैना को रोने वाले मौके पर कम ही रोते देखा था। मेरा मशवरा है कि आप मरीज़ा को एतमाद में लीजिए, इन्हें इनकी बीमारी के मुतालिक बताइए। हो सकता है बहुत से लोग मेरी इस बात की मुखालफत करें, लेकिन मैं समझता हूँ किसी भी किस्म के मरीज़ से इसकी बीमारी के मुतालिक छुपाना बहुत बड़ी ज़्यादती है। ब्रेन ट्यूमर कोई छोटी बात नहीं है। इसका इलाज, फिर इसके ज़ैली असरात, ये चलने के लिए एक लंबी, नाहमवार, पथरीली, टूटी फूटी सड़क की तरह है। मैं कतन आपको मायूस नहीं करूँगा, लेकिन याद रखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। कल क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं, और वह हम करेंगे ताकि मरीज़ को फ़ायदा पहुंच सके। इसलिए मरीज़ को पता होना चाहिए कि वो इलाज के गर्ज से जिन प्रोसीजर्स से गुज़र रहा है, जिनकी तकलीफ़ को सह रहा है, वो सब इसके फ़ायदे के लिए है। वो मस्बत सोचेगा तो इलाज के नताइज में मस्बत असर आएगा। डॉक्टर रज़ी ने समी को बताया था, आज शहर 3 को आर्जी तौर पर डिस्चार्ज कर दिया गया था। 3 दिन बाद बायोप्सी के लिए दोबारा आना था। डॉक्टर रज़ी ने इसका केस बोर्ड के सामने रखा था। समी ने इनके चेहरे की तरफ देखा। अल्फाज इसके कानों तक पहुंच रहे थे। उसकी समातें सुन तो रही थीं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इतना अकेला तो इसने अपने आप को ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। वो किससे बात करता, किससे अपना दुख कहता? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? डॉक्टर रज़ी इसकी गायब दिमागी को महसूस करके बोले थे। डॉक्टर साहब, क्या समझूं? लगता है सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रही। आप मुझे सच सच बताएं, मौत शहरीन से कितनी दूर है? वो बहुत टूटे हुए लहजे में पूछ रहा था। इसका दिल लातादाद खदशात से भरा हुआ था। डॉक्टर रज़ी ने नफ़ी में ऐसे सर हिलाया कि समी को अपने खदशात मज़ीद दुरुस्त लगने लगे। समी साहब, आप मौत को क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है यह इंसानी ज़िंदगी की वो फ़ेज़ है जिसे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे दी जाती है। हालांकि इसकी कोई अहमियत या हैसियत नहीं होती। ये एक पर्दा है जो 2 ज़िंदगियों के दरमियान हाइल होता है। कैमरे के अंदर एक बारीक सा पर्दा होता है जिसे अपर्चर कहते हैं। जब कैमरे की आँख रोशनी को निगल कर अंदर ले जाती है तो 1 सेकंड के लिए ये पर्दा अपनी जगह छोड़ता है। रोशनी यहाँ से गुजरकर पर्दे पर से ज़िंदगी से भरपूर तस्वीर को महफूज कर लेती है, और अपर्चर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। मौत ऐसा अपर्चर ही है जो इंसान को इस फ़ानी से लाफ़ानी दुनिया में ले जाती है, और बस इसका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये काम कब होगा, कैसे होगा, ये तो कोई नहीं बता सकता ना। और फिर मैं चौक में बैठा बंगाली बाबा तो हूँ नहीं जो उल्टी सीधी पेशन गोइयाँ करके नोट बनाता हूँ। मैं तो मौलिज हूँ, इलाज की हिकमत बयान करता हूँ और कर सकता हूँ और इलाज कर सकता हूँ। मैं तो अपना काम ही करूँगा ना। मौत के मुतालिक तो कोई भी हतमी तौर पर नहीं बता सकता। कौन जानता है कि मैं यहाँ से उठूँ और 10 कदम चलकर हार्ट अटैक से मर जाऊँ, या आप अपनी गाड़ी लेकर निकलें और सड़क पर कोई ट्रक आपको कुचलता हुआ मौत के घाट उतार दे। ये तो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है। इंसान को इतना इख्तियार ही कब है? उनका अंदाज़ बारौब और दबदबे वाला था, लेकिन समी को इनकी बातों से ज़रा सा हौसला ज़रूर मिला। मैं ये सब आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ख़ुद को और बाकी अहले खाना को ज़हनी तौर पर तैयार करना है। और मरीज़ा को बता दीजिए, इनकी बीमारी की नौयत ऐसी है कि वक्त गुजरने के साथ उनकी ज़हनी कारकर्दगी पर फ़र्क पड़ सकता है। सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। बेहतर है उन्हें अपने मुकम्मल हवासों के साथ दुनियादारी के तमाम झमेले समेटने दें। और फिर इंसान के अल्लाह के साथ बहुत से मामलात होते हैं जिसकी खबर सिर्फ इंसान को ही होती है। उसे अपने लिए क्या मांगना है, अल्लाह की राह में क्या क्या देना है, ये सब उसे पता होता है। इसीलिए अपनी अहलिया को आगाह कीजिए ताकि वो अल्लाह के साथ अपने तिजारती मामलात निपटा सकें। अपनी तवानाई को बहाल रखते हुए इनकी मदद कीजिए। एक मौलिज जिस कदर नसीहत कर सकता था, इतनी तो डॉक्टर रज़ी ने कर ही दी थी। समी के हवास अभी भी नॉर्मल नहीं हो पा रहे थे। उसे तो खुद फ़िलहाल हौसले की ज़रूरत थी। डॉक्टर रज़ी, लेकिन ये क्यों हुआ? मेरा मतलब कोई तो वजह होगी इस ट्यूमर की। वो ख़ुद भी अपनी कैफियत को मुनासिब अल्फाज देने में नाकाम हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो कुछ पूछना चाहता है कैसे पूछे। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम अपनी पूरी हिस्ट्री लेकर कुछ कह पाएंगे, लेकिन जैसा कि आपने बताया मरीज़ा ज़हनी तनाव का शिकार रही है और एंटी डिप्रेसेंट का मुसलसल इस्तेमाल करती रही हैं, तो शायद ये वजह हो। लेकिन बहरहाल इस बारे में कोई भी मालिज हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। वो कंधे उचकाकर बोले थे। समी ने सर हिलाया, लेकिन तासुफ ने इसके पूरे वजूद को घेराव कर लिया था। मेरी मोहब्बत घुन की तरह खा गई तुम्हें शहरीन। किस किस बात की माफ़ी मांगूँ मैं तुमसे, वो सोच रहा था।
तुम फिल्म में काम करोगे? रक्षी ने उससे पूछा। खुदा को मानो रक्षी बेगम, बिल्कुल ही अकल से पैदल समझ रखा है क्या? वो हंसकर बोला था। खुदा को तो मानती ही हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं शहजादे। तुम मेरी बात मानो, तुम्हारे जैसे चॉकलेटी हीरो की फिल्म इंडस्ट्री को सख्त ज़रूरत है। वो जो पुराने पुराने लोग अपने माँ बाप के सहारे हीरो बने बैठे हैं ना, पहली ही फिल्म से सबकी दुकानें बंद कर दोगे तुम। वो अपने लहजे पर जोर देकर बोली। तुम पागल हो रक्षी। काशिफ ने सर झटका। तुम्हारा कसूर है, तुमने मुझे पागल कर दिया है। वो मुँह पर तो थी ही, तुर्की बतुर्की बोली। खूबसूरत औरतों को पागल करना मेरा मशगला है। वो भी इसी के अंदाज में बोला था। रक्षी ने कहका लगाया। इस मशगले को कारोबार भी बनाया जा सकता है, वो मशवरा दे रही थी। काशिफ ने हंसी रोकते हुए सवालिया अंदाज में उसे देखा। तुम समझते क्यों नहीं? एक ही फिल्म से तुम ज़मीन से आसमान पर पहुंच जाओगे, शोहरत तो मिलेगी, दौलत भी छप्पड़ फाड़ कर आएगी। वह समझा रही थी। नहीं भाई, मुझे ऐसे कोई शौक़ नहीं रहे। काशिफ ने पहले ही इनकार कर दिया था, लेकिन चंद दिन बाद एक महफिल मौसीकी से वापसी पर जहां रक्षी ने उसे बतौर ख़ास मदऊ किया था, वापसी पर गाड़ी में ही रक्षी ने यह मौजू छेड़ दिया था। तुमने देखा था कितने अदाकार आए हुए थे? खुर्रम मलिक को देखा था? कितना बुरा लग रहा था। झुर्रियाँ और आंखों के गिर हल्के छुपाए नहीं छुपते अब किसी भी मेकअप से। जितना मर्जी चूचा काका बन ले, चेहरे से पता चल जाता है कि 70 साल का हो गया है। इसी हीरो जिसके सामने वो उसे सर्जी सर्जी करके गुफ्तगू करने के बहाने ढूंढती रही थी के बारे में बातें करते हुए वो तंज़िया अंदाज अपना कर बोली थी। 70 का तो नहीं होगा यार, 40-42 का होगा। इतना बुरा भी नहीं लग रहा था, अच्छा खासा वजही लग रहा था। काशिफ ने इसकी बात का तरदीद करते हुए जवाब दिया। तुम इसलिए कह रहे हो ये सब क्योंकि तुमने उसे नज़दीक से नहीं देखा ना। तुम्हें इसके चेहरे पर वो मोटा मोटा मेकअप नज़र नहीं आया जो मुझे नज़र आ रहा था। बिल्कुल गंजा हो गया है। विग पहनी हुई थी भाई। 40-42 का तो इसका बेटा होगा। वो इसी अंदाज में कुछ ज़्यादा ही मुबालगा आराई करते हुए बोली थी। इसके बावजूद इसने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। टोन तो बिल्कुल भी नहीं निकली हुई। सुना है किसी बहुत महंगे जिम जाता है। अभी भी सारी महफिल की जान था वो। हर चीज़ पर इसके आते ही जैसे रौनक सी छाने लगी थी। काशिफ ने भी अखबार में पढ़े हुए किसी पुराने इंटरव्यू का हवाला देते हुए अपनी राय का इजहार किया। यही तो फ़ायदा होता है हीरोज़ का, हर चीज़ तक उनकी रसाई हो जाती है। हम भी जाते हैं जिम, स्किन के डॉक्टर से गोलियां भी ले लेके खाते हैं ताकि जवान नज़र आएँ। और फिर दूसरी बात बिल्कुल खूब कही तुमने, मुझे तो ज़रा पसंद नहीं है खुर्रम मलिक। इसका सारा चार्म कैमरे तक महदूद है। इन जैसों को पब्लिक के सामने पेश ही ऐसे किया जाता है कि देखने वाला देखता रह जाता है। जैसे तुम जैसे किसी कैमरे की रोशनी के मोहताज नहीं होते। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ काशिफ निसार, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा हीरो छुपा हुआ है। वो इतनी लंबी तमहीद के बाद अपना मौक़िफ़ बयान कर रही थी। काशिफ ने गर्दन अकड़ाते हुए इसकी जानिब देखा और फिर अपने ज़ौम और एहसास तफ़ाकुर पर ज़रा सा काबू पाकर बोला। मेरी तारीफ़ करने का कोई मौका ज़ाया ना किया करो तुम। क्यों क्यों करूँ? वो अपने मखसूस चुलबुले अंदाज में बोली, फिर मशहूर पंजाबी गीत गुनगुनाने लगी। मुंडा शहर लाहौर दा, मेरा दिल ते तीर चलावे। काशिफ ने कहका लगाया। तुम हंसते जाओ, लेकिन मेरी भी ज़िद है, तुम्हें हीरो बनाकर ही छोड़ूंगी। वो हंसते हुए जताते हुए अंदाज में बोली। तुम्हारी बातें सुन सुन के लगता है इस समंदर में उतरना ही पड़ेगा, एक आधी फिल्म करनी ही पड़ेगी। काशिफ ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। एक आध करके देखो, लाइन लग जाएगी फिर कहना। वो उसे मज़ीद चिढ़ा रही थी। काशिफ ने सर हिला दिया। रक्षी पहली मुलाकात से ही उसे, इसकी शख्सियत को, इसके खदा-ख्वाल का काट को इतना दिल खोल के सराहती थी कि वो दिल ही दिल में ख़ुद को वाकई किसी शहजादी से कम नहीं समझने लगा था। पहले भी उसी के सराहने चाहने वाले कम नहीं रहे थे, लेकिन रक्षी ने तो जैसे इसकी तारीफ़ों के पुल बांधने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। वो 1.5 महीने की शनासाई में उसे अपने साथ फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से मुनक़्क़िद किए जाने वाले पार्टीज़ में भी लेकर गई थी। ये काशिफ से किसी तौर ढका छुपा नहीं था कि पंजाबी फिल्मों के दौर में किस इलाके के लोग राज कर रहे थे और फिल्म इंडस्ट्री की क्या हैसियत थी, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगने लगा था। ऐसी पार्टीज़ में ज़्यादातर औरतें रक्षी की तरह बहुत खुले डुले अंदाज वाली थीं। शराब के नशे में, बारबेक्यू और सिगरेट के धुएं के साथ रक़्स व सुरूर वाली ये महफिलें इसके लिए एक नया, मुख्तलिफ और अनोखा तजुर्बा था। इसीलिए जब रक्षी ने उसे फिल्म में हीरो बनने की पेशकश की तो वो बज़ाहिर तो इनकार करता रहा, लेकिन दिल में ये शौक़ ज़रूर सर उठाने लगा था कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। नोशीबाजी ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। इन्हें अंदरूनी चोटें आई थीं जिसका पता चलना मुश्किल था, क्योंकि इनकी ज़चकी करीब थी और डॉक्टर ज़रूरी टेस्ट करते हुए कतरा रहे थे। इसीलिए फ़ौरी सर्जरी की हिदायत की गई थी, लेकिन तमाम तर उजलत के बावजूद भी इनकी जान नहीं बचाई जा सकी। ये एक बहुत बड़ा सदमा था। नैना और जरी अब्बा के साथ इनके घर ही पहुँच गए थे। मैयत अगरचे अभी तक घर नहीं पहुँची थी, लेकिन महल्ले वाले और कुछ रिश्तेदार जमा हो चुके थे। कोहराम मचा हुआ था।
नौशीबाजी की सास खूब ऊँची आवाज़ में बैंड डाल रही थी। इन दोनों को देखा तो उठकर आई और बारी बारी दोनों के गले लगकर 5 मिनट तक मुसलसल रोती रहीं। जरी के आंसू भल भल कर गिरने लगे। नैना ने खुद को इनसे अलहदा किया और फिर तल्ख अंदाज में पूछने लगी, मेहर कहाँ है? नौशीबाजी की सास ने उनकी जानिब देखा, फिर नाक साफ करते हुए बोली, वो अपनी फूफी के पास बैठी है, उसे वहीं रहने दो, बच्ची है, घबरा जाएगी। तुम लोग यहाँ मेरे पास बैठो। हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे खाला जी? हम भी इसकी पुप्पी के पास ही चले जाते हैं। नैना एक भी आंसू बहाए बगैर बोली थी। जरी ने हैरान होकर उसे देखा। वो मौके की नज़ाकत का एहसास किए बगैर बदतमीज़ी पर उतर आई थी। यह भी इसके मिजाज का मखसूस हिस्सा था। आय हाय बेटी, बहुत प्यार था तुम्हें मरने वाली से, कुछ दे तो यहाँ बैठ कर गम मना लो। वो उसे मसनूई रूहान से अंदाज में बोली। नैना ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए अंदाज से उन्हें देखा। जरी के दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कहती, नैना ने उसका हाथ पकड़ा और नौशीबाजी की सास की तरफ मुँह करके बोली, अब काहे का गम करें खाला जी, आप जारी रखें अपनी सरगर्मी, हम मेहर के पास बैठते हैं। इतना कहकर वो कमरे की जानिब आ गई थी। जरी को इसकी दिमागी हालत पर शुबा सा हुआ। इसने दुआ की थी कि अम्मी लोग हॉस्पिटल से मैयत के साथ जल्दी आ जाएं। वो नैना की बदतमीज़ी की वजाहतें नहीं दे सकती थी। मैंने कहा था ना, काशिफ निसार के अंदर एक हीरो कैद है। रख्शी ने इसकी तस्वीर को सराहने वाले अंदाज में देखते हुए कहा। वो दोनों सैयद इसहाक गुल के स्टूडियो में बैठे थे। इसकी तस्वीरें इसके सामने बिखरी पड़ी थीं, जबकि वो रख्शी के साथ इनकी मेज़ के बिल्कुल सामने बैठा था। फिल्म इंडस्ट्री के लिए अरसे से काम करने वाले एक बहुत ही माहिर फोटोग्राफर ने इसका पोर्टफोलियो तैयार किया था। नए स्टाइल का हेयर कट और शेव बनाने के लिए इसने महंगे तरीन स्टाइलिस्ट से मशवरे लिए थे। कपड़े, जूते और घड़ियाँ तो इसके शौक में शामिल थीं, लेकिन अब वो इन चीज़ों को मज़ीद स्टाइलिश तरीक़ों से इस्तेमाल करके और करने के गुण सीख रहा था। रख्शी को हर काम की जल्दी थी। इसकी जल्दी मचाने से नताइज इतने हैरानकुन थे कि काशिफ निसार को मज़ा आने लगा। उसे वजी नज़र आने का पहले भी खप था और रख्शी की ज़िंदगी में आने के बाद इस शौक़ में मज़ीद इजाफा हो गया। वो पहले से कहीं ज़्यादा निखर कर सामने आया था। रख्शी ने उसे चंद प्रोड्यूसर से भी मिलवा दिया था। वो सब काशिफ को देखकर बहुत मुतासिर थे और उन्होंने इसकी बहुत हौसला अफजाई भी की थी। वक्ती तौर पर इसकी तवज्जो अपने काम और घर से बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो सोफ़िया को ज़रा सा भी शक नहीं होने देता था। सोफ़िया इस बार ज़चकी के लिए अपनी अम्मी के घर जाने का इरादा रखती थी, लेकिन अभी तो 7वां महीना शुरू होने में चंद दिन बाकी थे। लेकिन रख्शी अपने रवैये से उसे इस कदर एतमाद में काशिफ अपने रवैये से उसे इस कदर एतमाद में ले चुका था कि उसे अब काशिफ की सारी सरगर्मियाँ सिर्फ कारोबारी तकाज़े नज़र आते थे। रख्शी उसे एक बड़े डायरेक्टर से मिलवाने लेकर आई थी। इसमें तो कोई शक ही नहीं, बंदा तो बड़े कमाल का ढूंढ कर लाई हो रख्शी बेगम। वो खालिसतन फिल्मी अंदाज में उसकी तारीफ़ कर रहे थे। रख्शी ने पहले कभी कोई आम बंदा मिलवाया है आपसे सर जी? वो जुमाइने अंदाज में मुस्कुरा के पूछ रही थी। वो तो ठीक है, लेकिन क्या इसे कुछ आता है या सिर्फ शक्ल ही शक्ल है? उन्होंने इस्तेफामी अंदाज में काशिफ का चेहरा देखा। मेरा मतलब है, फ़िल्म के लिए और भी बहुत से लवाजमात दरकार होते हैं। फ़िल्म खाली खोली खूबसूरत हीरो से नहीं बन जाती। अदाकारी, वो भी फिल्मी अदाकारी, बच्चों का खेल नहीं है। अपने जज्बात को डायलॉग के साथ मिलाकर पब्लिक के खून को गरमाना कोई आम बात है क्या? फिर घुड़सवारी, स्विमिंग, रक्स भी आना चाहिए। ये सब कर लेंगे तुम्हारे काशिफ साहब? उनका अंदाज़ इस्तेहज़ाइया था। बिल्कुल कर लेंगे, आप काशिफ साहब को हल्का ना लें। रख्शी लजाजत भरे लहजे में बोली। हल्का तो बिल्कुल नहीं ले रहा, बंदा तो गज़ब का लाई हो, लेकिन अनाड़ी लगता है। इंडस्ट्री की सूरत हाल तुम जानती ही हो। अनाड़ियों पर मेहनत करने का हौसला ख़त्म हो गया है अब मुझ में। बाय, आप कौन सा बूढ़े हो गए हैं जो हौसला ख़त्म हो गया है? आप ज़रा गौर करें। मेरा मशवरा है कि एक बार रिस्क लेकर देखें। रख्शी आपकी खैरख्वाह है, आपका नमक खाया है, अच्छी चीज़ सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। काशिफ में हीरो बनने का बहुत मार्जिन है, इनको चांस दे के देखें, आप मेरे फैसले की दाद देंगे। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। काशिफ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। जब इसमें 5 पोटेंशियल थे, सारे प्रोड्यूसर्स की तारीफ़ कर रहे थे, तो एक डायरेक्टर की मिन्नत क्यों करता वो? लेकिन वो खामोश रहा था, क्योंकि रख्शी ने उससे पहले ही हिदायत की थी कि किसी बात में दखल अंदाजी नहीं करेगा। अब तुम इतना इसरार कर रही हो तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। अच्छा भाई काशिफ निसार, हीरोइन के भाई का रोल कर लोगे तुम? एक आध हीरोइन भी होगी साथ। रोने धोने और जज्बाती तौर पर पब्लिक का दिल जीतने का बड़ा मौका मिलेगा इस रोल में। हीरो तो नहीं, लेकिन साइड हीरो ज़रूर बना सकता हूँ। वो हुंकारा भरते हुए बोले थे। काशिफ ने नागवारी से नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं। रख्शी ने आंखें निकाल कर उसे देखा, पर इससे पहले कि वो इसके इनकार की कोई वजाहत देती, काशिफ ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मैं किसी ऐसी 3rd क्लास फिल्म में काम करना ही नहीं चाहता जिसमें दो मन की हीरोइंस को कंधों पर उठाकर ठुमके लगाना पड़े या कुर्ते के गिरिबान को फाड़कर भड़के मारनी पड़े। कोई अच्छी चीज़ हो तो बताइए, वरना ऐसी कोई मजबूरी थोड़ी है मुझे। वो तो रख्शी ही इसरार करती है।
वरना मुझे कोई शौक़ नहीं किसी फिल्म में काम करने का। वो नाक चढ़ा के बोला। सैयद इसहाक गुल के चेहरे के तासुरात एकदम बिगड़ गए। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि बंदा अनाड़ी है। ऐसे बंदे को परफॉर्मिंग आर्ट की अलिफ बे भी नहीं पता। फिल्म कितना बड़ा और अहम मीडियम है ऐसा सोच भी नहीं सकते ये लोग। इनके लिए फिल्म को फ़कत हीरोइन के लॉली पाउडर से स्टार्ट होकर इसके परांदर इसके रंगीन कपड़ों से ढके जिस्म तक महदूद होती है। जिसको फिल्म की अहमियत ही नहीं पता वो फिल्म में काम क्या खाक करेगा। सैयद इसहाक गुल साहब की अंदाज में इस कदर तस्दीक थी कि काशिफ निसार के माथे पर नागवारी की तेवरियाँ नुमायाँ होने लगीं। जिस तरह की फिल्में आप बना रहे हैं ना, ऐसी फिल्म की अहमियत तो वाकई मुझे नहीं पता। थके हुए अदाकार, नंगे नाच और वही ढिस ढिस ठा ठा करते मसनूई हथियार से माशरे की जो खिदमत आप कर रहे हैं वो आपको ही मुबारक हो भाई। मेरी तरफ से साथ सलाम ऐसी फिल्म का। काशिफ इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसा था। सैयद इसहाक गुल एक बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर था। इसका पारा एकदम हाई हो गया। अरे बरखुदार, इतना ही जोश उठ रहा है माशरे का तो खुद कोई फिल्म क्यों नहीं बना लेते? आखिर हम भी तो देखें फिर फिल्म होती कैसे है। बनाओ फिल्म तो पता लगे, वरना बातें करने वाले तो यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और रफू चक्कर हो जाओ और दोबारा कभी मेरे स्टूडियो में नज़र मत आना। ये ना हो कि मुझे अपने मुलाजमत से बाहर का रास्ता दिखाना पड़े। यह आखिरी बार बड़ा कारी था। काशिफ अपनी जगह से उठा और फिर खा जाने वाली नज़रों से अपने सामने बैठी इस डायरेक्टर को देखा। ऐसा है तो फिर अब आपको फिल्म बनाकर दिखानी ही पड़ेगी। दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी कि फिल्म किसे कहते हैं। इसने सैयद इसहाक गुल की आंखों में देखा। फिर ये खुला चैलेंज था। वो वाकई किसी फिल्मी हीरो की तरह बड़ा कुमार कर बाहर निकला तो रक्षी ने चलना में सोचा। फिर वो भी काशिफ के साथ बाहर आ गई। तुम वाकई फिल्म बनाने का इरादा रखते हो? इस रोज़ शाम को जब काशिफ इस डायरेक्टर से झगड़ कर निकला तो रक्षी ने इससे फ़ोन पर पूछा था। काशिफ अपने शोरूम में था लेकिन इसका दिमाग और दिल अभी तक वहीं उसी डायरेक्टर के कमरे में भटक रहा था। उसे सख्त बेचैनी हो रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि फटाफट एक आला सी फिल्म बनाकर इसके मुंह पे दे मारे। 1.5-2 महीने के अरसे में इसने रक्षी जैसी बी ग्रेड डांसर के साथ वक्त गुजारा था। रक्स सुरूर से भरपूर रंगीली महफिलें जॉय की थी। कुछ थके हुए अदाकारों और प्रोड्यूसर्स की महफिल में बैठकर सिगरेट भी फूंके थे और उसे लगने लगा था कि ये तो कोई काम ही नहीं था जो वो नहीं कर सकता। उसे कुदरत ने इतनी अच्छी शक्ल दी थी और इसके सहारे बड़ी बड़ी बातें करने वाले सैयद इसहाक गुल एंड कंपनी के मुंह बंद कर सकता था। मैं दोगला और मुनाफिक कभी नहीं रहा। जो कहा है वो करके दिखाऊंगा। तो मुझे बताओ, मुझे इब्तदा कहाँ से करनी चाहिए? वो ठोस लहजे में पूछ रहा था। सदके जाऊँ, मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था, कसम खुदा के तुम इससे कहीं ज़्यादा अच्छे और समझदार इंसान निकले। अब रक्षी ठोक बजाकर हल्फिया ये कह सकती है कि इंडस्ट्री को काशिफ निसार से मर्द की ही ज़रूरत है। तुम फिक्र मत करो, रक्षी तुम्हारे साथ है। वो इसके बाजू पर हाथ रख के बोली। मुझे क्या हुआ था? शहरीन ने सिरहाने के सहारे बैठते हुए सवाल किया था। इसके ड्रिप्स सब खत्म हो चुकी थी। नर्स कुछ देर पहले ही कनोला निकाल कर उतार कर फारिग हो चुकी थी। इसके चेहरे पर नकाहत के आसार तो थे लेकिन वो पहले से बहुत बेहतर नज़र आती थी। जबकि समी ख़ुद को बरसों का बीमार समझ रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल माऊफ था। एक सोच आ रही थी, एक जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे ज़िंदगी इसके लिए इस मकाम पर इसके हाथ से निकलती जा रही है। हालांकि डॉक्टर रज़ी ने उसे काफ़ी हिदायत और तसल्लियाँ दी थी लेकिन ब्रेन ट्यूमर का लफ्ज़ ही एक ऐसा ऑक्टोपस था जिसने समी के हवासों को जकड़ लिया था। मुझे क्या हुआ था समी? शरीन ने इसकी खामोशी से उकताकर दोबारा सवाल किया। उसे अपनी अम्मी और बहनों का रवैया तो याद था और उसे ये भी एहसास था कि इनकी बातों ने उसे हर्ट कर दिया था। तभी इसकी तबीयत बिगड़ गई थी। लेकिन वो समी की जामिद खामोशी से ज़्यादा बेचैन थी और चाहती थी कि समी चुप ना रहे। समी ने उसका चेहरा देखा। इश्क, एक दफ़ा का जिक्र है कि तुम्हें इश्क हुआ था। वह बदक़्क़त मुस्कुरा कर बोला था और बेड के साथ वाली तिपाई पर पड़ी चंद ज़रूरी चीज़ें समेटने लगा था। वो घर जा रहे थे। शरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। था नहीं है, मुझे अब भी तुमसे इश्क है। वो इसी के अंदाज में लेकिन अभी भी पर जोर देकर बोली थी और फिर बगौर इसके चेहरे की जानिब देखा। ये एक अजीब मैकेनिकी अमल था। वो इस बात पर शर्मिंदा थी कि इसके घर वाले हमेशा समी के ख़िलाफ़ रहते थे और वो इसकी दिलजोई करने के बजाय ख़ुद बीमार होकर बिस्तर पर पड़ जाती थी। ये बहुत ज़रूरी था कि वो अपने अल्फाज से कभी कभी समी के टूटे दिल और मजरूह जज्बात को पुरसुकून करने की कोशिश कर सकें। और ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि समी को मोहब्बत का वालेहाना इजहार हमेशा बेहद खुश कर देता था। वो इसके चेहरे की जानिब देख ही रही थी। आया वो कैसा खुशगवार अमल का इजहार करता है। वो तवक्को कर रही थी कि वो खुशी से निहाल हो जाएगा और मज़ीद कुछ कहेगा, लेकिन वो तो मुस्कुराया तक नहीं था। इसकी जानिब देखा, ना ही इसकी बात का जवाब दिया। चलें, वो इसकी जानिब देखे बगैर बोला था। शरीन को इसका अंदाज बहुत बुझा हुआ लगा। वो बेड से टांगे लटका कर बैठी हुई थी। इसके कहने पर अपनी जगह से उठी और फिर इसके बराबर आ गई। समी ने कुछ कहे बगैर इसका हाथ थाम लिया और फिर वो हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल आए। शरीन को इसकी खामोशी पर हैरत भी हुई। अदायगी वगैरह वो सब कर चुका था, इसलिए इत्मीनान से लंबा सा कॉरिडोर गुजार कर वापस हॉस्पिटल के ग्लास डोर से बाहर निकल आया। धूप और इसकी हिद्दत ने उसका इस्तकबाल किया था लेकिन गर्मी में ज़्यादा शिद्दत नहीं थी। हवा भी मुसलसल चल रही थी। इससे शरीन को मौसम खुशगवार सा लगा। तुम यहाँ खड़ी हो, मैं पार्किंग से एक गाड़ी लेकर आता हूँ।
बाहर निकलकर जहाँ 3-4 स्टेप्स बने हुए थे, समी ने इसका हाथ छोड़ना चाहा लेकिन इसने मजबूती से थाम लिया। मैं भी साथ चलती हूँ ना, उसने कहा और साथ ही पहला वाला स्टेप उतरी। नहीं तुम रुको, ज़्यादा चलना पड़ेगा, तुम थक जाओगी। समी ने इनकार किया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हैदराबाद गाड़ी पार्क करके आए हो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हैदराबाद गाड़ी पार्क करके आए हो। ये हॉस्पिटल के पीछे ही तो पार्किंग है, इतना सा नहीं चल सकूंगी क्या मैं, थक जाऊंगी। वो कतियत से बोली। समी भी स्टेप उतरने लगा। मैंने तो इसलिए कहा था कि तुम थक जाओगी, यहाँ तो पार्किंग की जगह थी ही नहीं, मैंने बिल्कुल बाहर की तरफ पार्क की है गाड़ी। नहीं थकूंगी मैं, ज़रा सा दर्द और ब्लड प्रेशर हाई हुआ है मेरा, कैंसर नहीं हो गया मुझे जो बार बार थक जाओगी की गर्दान कर रहे हो। तुम्हारे साथ वॉक करना अच्छा लगता है मुझे, वो चिढ़कर बोली। लेकिन समी इसके मुंह से लफ्ज़ कैंसर सुनकर जामिद हो गया। इससे तीनों स्टेप्स उतरकर इतने थके हुए अंदाज में कदम आगे बढ़ाए कि शरीन चौंके बिना न रह सकी। मुझे तो लगता है तुम थक गए हो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ख्वार होना पड़ता है ना, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी सारी ख्वारी ख़त्म होने वाली है। वो इसको सिर्फ हंसाने के लिए निम मज़ाहिया अंदाज इख्तियार करके बोली थी, लेकिन समी ने उसे टोक दिया। चुप करो शहरीन, बाकी बातें घर जाके कर लेना, कितना बोलती हो तुम। शहरीन को इसके अंदाज पर हैरत हुई। वक्त बदल गया है और वक्त बदल जाता है। वो गहरी सांस लेकर बोली। ये किसने कहा? समी को एहसास हुआ कि इस पर तंज किया गया है, इसलिए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए पूछ रहा था। सनम बलोच ने कहा था एक ड्रामे में। शहरीन नाक चढ़ा के बोली। गलत कहा था, हमारा मुश्किल वक्त तो बदला ही नहीं कभी शहरीन। शहरीन का हाथ थामकर उसने आगे बढ़कर कहा जैसे शहरीन ने चढ़ाना चाहा। क्या हुआ है समी, सब ठीक है ना? एमन ठीक है? वो इसके जुमले से ज़्यादा इसके अंदाज से परेशान हो रही थी। हाँ बिल्कुल, अभी भी इसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि शहरीन अपनी जगह पर रुक गई। समी को भी तवक्कुफ़ करना पड़ा। क्या हुआ, रुक क्यों गई हो? वो इसकी जानिब देखे बिना पूछ रहा था। शहरीन इसके सामने आ गई। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? मैं कब से ये बात नोटिस कर रही हूँ, तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो शिकवा नहीं कर रही थी बल्कि परेशानी का इजहार कर रही थी। ये बात तो नहीं है शहरीन, समी ने लाचारी से कहते हुए इसका चेहरा देखा। सूरज की रोशनी इसके चेहरे का अहाता कर रही थी, आंखों के नीचे हल्के मजीद नुमायां होने लगे। सब खैरियत है ना? वो पूछ रही थी समी से, और समी चंदा में कुछ नहीं बोल पाया। एक ही बात बार बार क्यों पूछ रही हो? वो फिर मुस्कुराया। इतना परेशान क्यों हो? मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ, और ज़रा सा सरदर्द से कोई मरता है भला? वो उसे तसल्ली भी ऐसे दे रही थी कि समी का चेहरा मजीद बुझने लगा। फिर इसने अपनी शर्ट में अटकाया हुआ सनग्लासेस उतारकर शहरीन की आंखों पर लगा दिया। अल्लाह ना करे शहरीन, ऐसी बातें मत करो, अल्लाह करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, अल्लाह करे तुम्हें कोई गर्म हवा ना छू कर गुजरे। वो उसे दुआ दे रहा था। शहरीन इसके वालेहाना अंदाज पर मुस्कुराई। समी ने फिर इसका हाथ थाम लिया और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। बाकी आइंदा, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।